नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। हम आप सभी को पता है हमारा अपकमिंग एग्जाम 10 और 11 जनवरी को है। मैंने उसको लेकर मैराथन 1 आपको प्रोवाइड की थी, लेकिन उसमें कुछ पार्ट मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेफ्ट रह गए थे, तो मैं जिन्हें आज कवर करा रही हूँ। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलोज को करेंगे, उसके देन नेक्स्ट आगे हम अपने क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या रहेगा कि क्यूब, कोई भी क्यूब दो स्क्वायर से मिलकर बना रहेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहता है हमारा, एक का क्यूब मींस साइड का क्यूब। नेक्स्ट हमारा रहेगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया वो एरिया रहता है जिसमें सिर्फ साइड इंक्लूड रहती है, आपका टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं रहता। लेटरल मींस साइड का एरिया, समझ में आया। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा 6a स्क्वायर होगा। ये इंपॉर्टेंट है। डायगोनल ऑफ ए क्यूब होता है √3a। क्या होता है? √3a। उसके बाद हम क्यूबॉइड पर चलते हैं। दो रेक्टेंगल से मिलकर कोई भी क्यूबॉइड बना होगा और क्यूबॉइड के अंदर वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। उसके बाद हमारा लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी क्रॉस एच होगा। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होगा। और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। नेक्स्ट हमारा, उसके बाद हमारा आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो होता है सिलेंडर, देखिए क्या रहेगा आपका, ये कोई भी सिलेंडर की फिगर होती है, सर्कल, दो सर्कल, और ये इसकी साइड की हाइट कहलाती है, ये h कहलाती है, ये रेडियस। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू r प्लस h। जब वो सिंपल सरफेस एरिया की भी बात करेगा तो 2πrh लेना है, लेकिन जब वो स्टेटमेंट में मेंशन कर देता है कि टोटल सरफेस एरिया, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कोन की बात करेगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहेगा, मैं इधर आ जाती हूँ ताकि दिख जाए आपको अच्छे से। वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कोन की फिगर होती है इस तरीके से, ये इसकी स्लांट हाइट L होती है, ये H कहलाती है, ये R कहलाती है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहता है हमारा 1/3 πr²h। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन रहता है πrl। टोटल सरफेस एरिया होता है πr इंटू r प्लस l। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr²। टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr²। लेटरल सरफेस एरिया 2πr² होता है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 3πr² होता है। मोस्टली भूल जाते हैं इस फॉर्मूले को, जल्दबाजी में वो सोचते हैं इसका 4πr² है तो इसका 2πr² कर देते हैं। ध्यान रखना 2πr² लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है। हेमिस्फीयर तो बनाना ही आता होगा ना, एक स्फीयर का ऐसे कट हाफ पार्ट, ठीक है। उसके बाद होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर, किसी भी फिगर के पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी सभी साइडों का लेंथ। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का हाफ। फिर उसके बाद ये 1/2 एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, साइन थीटा है ना, जब क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो हम साइन लगाते हैं। आप लोग इतना याद मत करिए इसको, ये टीजीटी पीजीटी का है, मैं कल वाली वीडियो में से डालूंगी। स्केलन कौन सी ट्रायंगल होती है? स्केलन ट्रायंगल जब होती है तो ये फॉर्मूला, स्केलन फॉर्मूला नहीं, इसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ये स्केलन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है s इंटू s माइनस ए s माइनस बी इंटू s माइनस सी, जहां पर s सेमी पेरीमीटर है और a प्लस बी प्लस c/2 है, और इसका फॉर्मूला होता है √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी, ठीक है। आगे उसके बाद आपका आता है सर्कल। सर्कल का एरिया πr² होता है। एरिया ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल। एक सर्कल के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये देखिए 4 क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर वो एक क्वाड्रेंट का एरिया पूछे तो जो टोटल एरिया उसको 4 से डिवाइड कर दो। पेरीमीटर सर्कल का होता है 2πr, ये गलत लिख रखा है, 2πr होता है पेरीमीटर का सर्कल, और सेमी पेरीमीटर होता है πr + 2r, ठीक है। तो आप इसको ठीक कर लेना। आपको फॉर्मूले अगर नोट करने हैं तो मैं एक बार ये वाली स्लाइड देख देती हूँ, मैं थोड़ा साइड हो रही हूँ, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। एक बार यहाँ पे पॉज करके नोट कर लेना।
उसके बाद ये वाली स्लाइड है, इसको आप पोज करके नोट कर सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही हूं यहाँ पर। उसके बाद आपका नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल होती है उसे स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर का एरिया रहता है साइड का स्क्वायर। क्या रहता है? साइड का स्क्वायर क्या कहलाता है? एरिया ऑफ स्क्वायर कहलाता है। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और डायगोनल ये वाला डायगोनल होता है √2a। नेक्स्ट हमारा रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी LL, ये B और B होगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा L क्रॉस B, और इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर फॉर्मूला ना भी याद है तब भी आसान होता है, सभी साइडों का सम कर दीजिए। फिर है रोम्बस। रोम्बस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2, ये D1 है और ये D2 है। क्या होगा एरिया ऑफ रोम्बस? 1/2 क्रॉस D1 क्रॉस D2 डायगोनल का, ठीक है। 1/2 क्रॉस D1 क्रॉस D2, ये क्या होता है? एरिया ऑफ डायगोनल। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा रहेगा हाइट निकालनी है। ये कम पूछी जाती है, हाइट और साइड अगर ये नहीं पूछी जाएगी अभी लेवल 1 के अंदर, टायर 1 में, तो हम इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 18 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या होगा? हाइट का मीन्स देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के मैं टाइप बता देती हूँ यहीं पर ही आपको, ताकि हर टॉपिक हमारा कवर रहे। कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाना, क्योंकि बेसिक आएगा, हम हर बेसिक कवर करेंगे। हाइट का मतलब होता है √3/2a। क्या होता है? √3/2a। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। सबसे पहले इक्विलेटरल, देन आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, देन स्केलन ट्रायंगल जिसकी सभी तीनों साइड डिफरेंट रहती है। फिर होती है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। जैसे ये है आपका एंगल 90 से ज्यादा बनाने का मतलब है आपकी ट्रायंगल ऐसे बन जाए, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। देखो 90 यहाँ पे आ जाता, ये एंगल 90 से ज्यादा का कवर कर गया, इसे ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल 90 से कम हो, ठीक है। और ट्रायंगल में एक लॉजिक और भी याद रखना है, क्या कि कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल तभी होती है, कोई भी ट्रायंगल तभी पॉसिबल होती है जब किन्हीं 2 साइडों का सम, किन्हीं भी 2 साइडों का सम तीसरी वाली साइड से क्या हो? बड़ा हो। अगर नहीं तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में रेज कर सकते हैं। क्या बताया? कोई भी ट्रायंगल तभी पॉसिबल है, जैसे 3 4 5 ले लिया, ये साइडें गिवन है, क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? अब किन्हीं भी 2 साइडों का सम कीजिए, 3 × 4 5 से बड़ा है, 4 × 5 3 से बड़ा है, सभी कोई भी साइड एक 5 × 3 4 से बड़ा है हर केस में, तो ट्रायंगल पॉसिबल है। समझ में आया कि कब ट्रायंगल पॉसिबल है? तो एग्जामिनर पूछ सकता है, ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रही थी, हाइट है, हाइट मीन्स √3/2a है। कितना है? 18 है। यहाँ से a आएगा 18 क्रॉस 2/√3। आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का याद रखना है, √3/4a²। a का स्क्वायर का मीन्स 18 दूनी 36/3, यही आएगा 36 का स्क्वायर बाय 3। जब इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो ये हमारा आएगा 108 √3। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहेगा? लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल इज PQR इफ P² + Q² + R² इक्वल टू, क्या दे रखी है कि ट्रायंगल की लेंथ है PQR और P² + Q² + R² इक्वल टू PQ + QR + PR है। आपको क्या करना है? P² + Q² + R² माइनस PQ माइनस QR माइनस PR इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, एल्जेब्राइक फॉर्मूला मैं यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर आपको लास्ट में कराऊंगी, उनको नोट करना है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज आप एक बार छोड़ के जाए। इसके फॉर्मूले को आप ओपन करेंगे तो ये निकल के आएगा। देखिए A² + B² 0 है। स्क्वायर का मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी, 2 पॉजिटिव क्वांटिटी, 3 पॉजिटिव, सबका सम 0 है। हर हाल में वो टर्म ही क्या होगी? 0। इसका मतलब P - Q भी 0 होगा, Q - R भी 0 होगा, R - P भी 0 होगा। इसका मतलब P = Q आएगा, Q = R आएगा, R = P आएगा।
समझ में आया? P बराबर Q आएगा, Q बराबर R आएगा और R बराबर हमारा क्या आएगा, यहाँ से P निकल के आएगा। और तीनों साइड इक्वल हैं तो हर हाल में कौन सी ट्राइंगल होगी उस वक्त, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट देखिए, इन ट्राइंगल ABC if angle A equal to 3 angle A equal to 4 angle B equal to 6 angle C है तो वो एंगल A पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 3 एंगल A equal to 4 एंगल B equal to 6 एंगल C, चाहे रेशियो प्रपोर्शन में आ जाए चाहे एंगल में, कहीं पर भी जब ऐसे 2A 3B 4C सभी को K के इक्वल मान लिया करो। मान लिया, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A आया K/3, एंगल B आया K/4, एंगल C आया K/6। ये तीनों ABC किसी ट्राइंगल के एंगल है, इसका मतलब इनका सम 180 डिग्री आएगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। यहाँ से K/3 प्लस K/4 प्लस K/6 इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। इनका एलसीएम लूंगी 12 आएगा, ये 4 के आएगा, ये 3 के आएगा, ये 2 के आएगा, 180 डिग्री आएगा। 4 3 7 9 के इक्वल टू 180 क्रॉस 12 बाय, यहाँ से के क्या आएगा 180 क्रॉस 12 बाय 9, ये यहाँ से 240 आया। के क्या आया 240। उसने क्या पूछा था, एंगल ए, एंगल क्या होगा 240/3 80 डिग्री। समझ में आया? किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और बात, आप क्वेश्चनों को ऑप्शन से सोल्व करके देखेंगे, ठीक है? मोस्टली क्वेश्चनों को ऑप्शन से करके देखेंगे। यहाँ पर मैं इसलिए ज़्यादा अभी इस वीडियो में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसकी फुल लेंथ वीडियो एक्सप्लेनेशन की अपने चैनल पर अभी नहीं डाली है। सारे जो प्रॉफिट लॉस था, परसेंटेज था, उनकी मैं चैप्टर वाइज डाल चुकी हूँ। नंबर सिस्टम है, इनकी नहीं डाली, तो इसलिए मैं नहीं करवा पाऊंगी आपको ट्रिक वाइज, क्योंकि आप पजल हो जाएंगे। वरना आपको जो भी क्वेश्चंस है कोशिश करना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन, जब आप मेरी वीडियो को देखेंगे प्रॉफिट लॉस की, परसेंटेज की, नंबर सिस्टम वगैरह की, अब देखेंगे कि मैं मोस्टली 100 मान के सारे क्वेश्चनों को सोल्व करती हूँ, ठीक है? अब ये देखिए वो क्या कह रहा है, कोई ट्रायंगल ABC है मेरे पास, हमने लिखा ABC है, DEF इसके मिड पॉइंट है। जब इन मिड पॉइंटों को हम जोड़ते हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्म होती है। ये ट्रायंगल जो ये एरिया होता है, ये एरिया, इन चारों ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल दिख रही है, चारों का एरिया इक्वल होता है। वो क्या पूछेगा, इन ट्रायंगल के रेशियो में कितना रेशियो में रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। देखो एक ट्रायंगल से ये एक है तो इससे 4 ऐसी ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, तो किस रेशियो में आएगा, 1:4। इसको मिड पॉइंट थ्योरम भी बोल सकते हैं, बोलते हैं, सकते नहीं है, बोलते हैं, कई स्टेटमेंट में आ सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट दैट एंगल DEF और ट्रायंगल ABC इज डिवाइडेड इन द रेशियो, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1:4। नेक्स्ट देखिए, the perimeter of an equilateral triangle is 60 meter, the area is perimeter of equilateral triangle। इक्विलेटरल मीन्स सभी साइड इक्वल है, इसका मतलब उसका पेरीमीटर 3A कितना आएगा, 60 आएगा, A 20 आएगा, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल का भी मैंने बताया था, तो आपको अब सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब 4 का यहाँ पर 20 का स्क्वायर करोगे 400, 100√3 आएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, जब आप मिड पॉइंट किसी भी एडजेसेंट साइड ऑफ रोम्बस के, ये कोई भी रोम्बस है, ये क्या है, कोई भी रोम्बस है, ठीक है? आप जब इसके मिड पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे, जब इसके मिड पॉइंटों को, तो आपको दिखेगा कि आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, रेक्टेंगल। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए कि जब रेक्टेंगल के मिड पॉइंटों को आप ज्वाइन करेंगे तो आपका रोम्बस होगा। रोम्बस के मिड पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे, रेक्टेंगल मिलेगा। जब रेक्टेंगल के मिड पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, रोम्बस। ध्यान रखना, सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कोई भी होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, 20 मीटर लंबी है, 20 सेंटीमीटर लंबी है। ट्यूब की बात हो रही है तो हमेशा वो सिलेंड्रिकल शेप में ही है। आउटर 2 एरिया है, एक आउटर है,
ये इसका आउटर है, ठीक है, और ये इसका इनर है, ठीक है। उसका आउटर डायमीटर D1 जो है वो 8 सेंटीमीटर है और जो उसका इनर डायमीटर D2 है वो 6 सेंटीमीटर है। समझ में आया? अब वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ आयरन, आपको ये जो आयरन ने जो वॉल्यूम यूज किया इसका बताना है। तो कैसे निकालेंगे? डायमीटर ये है तो R1 आएगी 4, R2 मेरे पास आएगी 3, यही आएगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हम बड़े वाले एक्सटर्नल सिलेंडर में से इंटरनल सिलेंडर का वॉल्यूम कहीं ना कहीं माइनस कर लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वायर निकल के आ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे हम, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर छोटे वाला इंटू एच, पाई R1 का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर 16, 9, H कितना है मेरे पास 20। यहाँ पर आप जब इसको सोल्व करते हो, पाई की वैल्यू 22/7 गुना 7 गुना 20, ये आता है मेरा 440। आया समझ में कैसे निकालना है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। काफी बार 3 से 4 बार मैं खुद भी करा चुकी हूँ, हर बार स्टेटमेंट चेंज करके एग्जाम में आता है, बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, आप इसे स्किप नहीं करेंगे, हर हाल में करके जाएंगे। वो कह रहा है एरिया ऑफ बेस ऑफ ए क्यूबॉइड, कोई मेरे पास क्यूबॉइड है, ये मेरे पास कोई भी क्यूबॉइड है क्यूबॉइड, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, बेस ऑफ ए क्यूबॉइड, ये देखिए ये कोई भी क्यूबॉइड है, इसका बेस का एरिया मतलब ये एक तरीके से रेक्टेंगल बन गया, उसका एरिया L क्रॉस B कितना है 80, फिर इस वाले बेस का एरिया B क्रॉस H कितना है 72, फिर इस वाले बेस का एरिया H क्रॉस L कितना है 40। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L क्रॉस B क्रॉस H, आपके पास LB दे रखा है 80, आपके पास BH दे रखा है 72, आपके पास HL दे रखा है 40। ये साइड नहीं है, एरिया है, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया 2 डायमेंशनल होता है तो 2 क्वांटिटी का ही मल्टीप्लिकेशन होता है, ध्यान रखना। अब लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर आएगा, इधर आएगा 80 क्रॉस 72 क्रॉस 40। हमें पता है वॉल्यूम के लिए LBH चाहिए, आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, 80 गुना 72 गुना 40, इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 480। समझ में आया? आपका आंसर क्या आएगा 480। नेक्स्ट देखिए, रेडियस ऑफ ए वायर हैज बीन रिड्यूस टू 1/3 इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम देन द इंक्रीज इन लेंथ। रेडियस ऑफ ए वायर है तो ऑब्वियसली इसी टाइप की वायर होगी। वो कह रहा है 1/3 R से R/3 में हो गया, लेकिन वॉल्यूम सेम है तो कह रहा है H में क्या चेंज होगा। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, पाई R स्क्वायर H। जब पाई R/3 का होल स्क्वायर इनटू H में आ गई तो क्या होगी ये पाई R स्क्वायर बाई 9H। हमारा वॉल्यूम सेम रहे तो मेरे को देखिए मेरा वॉल्यूम अब ये आया, मेरा वॉल्यूम पहले क्या था पाई R स्क्वायर H ही रहे तो मुझे H को क्या करना पड़ेगा 9H। इसका मतलब H कितने गुना हो जाएगी 9H। 9H करूंगी तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, मेरा पाई R स्क्वायर H का पाई R स्क्वायर आ जाएगा। आया समझ में? अगर मैं बाय द वे मेरे से क्वेश्चन करते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है, आज मैं इतनी जल्दबाजी नहीं कर रही जितनी मैंने कल की अपनी वीडियो में की थी, तो वहां पर आप ध्यान रखना, मैं अपने कमेंट में अपने जो भी मेरे से मिस्टेक होती है वो मेंशन कर देती हूँ, पिन अप कर देती हूँ। आप हर क्वेश्चन को देख करने से पहले एक बार मेरे कमेंट को जरूर पढ़ लिया करो, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक हो जाए। मेरे से एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन ऐसी होती है जहाँ पे जमा घटा में मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको फोकस कर लिया करो। अदरवाइज फॉर्मूले तो मैं बता ही रही हूँ, वहां से आपको ट्रिक मैं बता रही हूँ, ठीक है, आप कर भी सकते हैं। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब 17.32 सेंटीमीटर है। कोई भी क्यूब है, अभी पढ़ा लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब, कोई बताएगा मुझे कितनी होती है? √3a। बताने का तो खैर आप लोगों का कोई काम नहीं है, वो मेरा काम है, क्योंकि मैं कितनी क्वेश्चन कराती हूँ जो आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। आज तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, पता नहीं क्या बात है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा है।
देखिए ए क्या आएगा यहाँ से 17.32 बाय √3, ये आएगा 17.32, √3 की वैल्यू आएगी 1.732। याद रखना √3 की वैल्यू होती है 1.732। यहां से जब मैं देखो पॉइंट को कैंसिल करने का तरीका होता है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 है तो यहाँ पर 3 बना लो, अब कैंसिल हो गए। 16 ए आया 10 और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, 10 का क्यूब कितना बन जाएगा मेरा 1000। आया समझ में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बन जाएगा 1000। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। तो वो क्या पूछ रहा है, इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 880 स्क्वायर सेंटीमीटर, वॉल्यूम। अगर अब आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सम ऑफ रेडियस एंड हाइट दे रखे 20 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 20 आया, यहां से 2 पाई आर एच की, सॉरी 880 है भाई, ठीक है, 2 पाई आर, आर प्लस एच की जगह 20 रखेंगे, 880 आएगा। आर यहां से आई थिंक, हाँ आर क्या आया 7, आर क्या आ जाएगा 7। जैसे ही आर 7 आ जाए वॉल्यूम का क्या, आर एच क्या आ जाएगा, आर प्लस एच 20 है, एच आ जाएगा 13 पाई आर का स्क्वायर एच 13, क्या हो जाएगी वैल्यू, आंसर आएगा 2002। अच्छा वॉल्यूम है तो यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 2002 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16.3545 इंच। तो देखिए क्या होगी, आप पहले जब भी ऐसा आ जाए आप क्या करोगे, इसकी डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। जब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगी आपकी डिजिट, 5 रिपीट होगा। रिपीटेशन से 5 को बचाने के लिए हम इस पर क्या लगा देते थे, बार लगा देते थे। तो इसका आंसर क्या होगा बार, 0.35 पे बार मुझे समझ नहीं आया तो मैंने 5 को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, नोट कर लेना, इसका मतलब बार है। नेक्स्ट होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए, तो मैंने सोचा कि ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पोर्शन तो हमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करने चाहिए, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है a cos थीटा हो प्लस b sin थीटा हो, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो cos का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और जो sin का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आया क्या होती है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, आगे जब क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन आ गया 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, फ्री के नंबर अगर ये रूल पता है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 16 41, मैक्सिमम वैल्यू √41 होगी और मिनिमम वैल्यू माइनस √41 होगी। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, tan 1 to 1, tan 2, tan 3। हमेशा एक रिजल्ट याद रखना है, क्या रखेंगे आप, ये रिजल्ट मैं बता देती हूँ, क्या याद रखना है, tan a इंटू tan b अगर 1 के इक्वल आ रहा है इसका मतलब a प्लस b इक्वल टू 90 है। या आप ये कह सकते हैं कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो हर हाल में tan a इंटू tan b किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। समझ में आया। यहाँ पर देखिए मैं tan 1 का 89 के साथ पेयर बनाती हूँ, tan 1 इंटू tan 89 90 है, यहाँ पर tan 2 इंटू tan 88 आएगा। इस तरीके से सिर्फ बीच का tan 45 बचेगा, tan 45 1 ही होता है, तो ये देखिए ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस 89 1 1, और इसका आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पर cos 90 0 होता है, cos 90 किसी के साथ मल्टीप्लाई है 0 हो जाएगा, sin पाई 2 पाई 3 पाई सारे एंगल 0 होते हैं तो 0 आएगा। पीआरटी वाले चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको स्किप मत करना, सब करेंगे इसको, कोई नहीं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इसको स्किप करेगा। 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना 1 डिग्री होती है पाई बाय 180 रेडियन, किसके इक्वल होती है, पाई बाय 180 रेडियन, और अगर 1 रेडियन पूछ ले तो किसके इक्वल होता है 180 अपॉन पाई रेडियन, पाई डिग्री सॉरी, ठीक है। तो 135 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 करेंगे जो 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, इसको छोड़ दीजिए, अभी ये कर लेते हैं। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन,
इंटीरियर एंगल, यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, खास तौर पे पीआरटी वाले ध्यान से करके जाना। इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन के क्या होते हैं? एक एंगल की बात कर रहे, एंगल्स नहीं पूछ रहा, एंगल पूछ रहा है। तो क्या होगा? n-2 क्रॉस 180 बाय n, n-2 क्रॉस 180 बाय n। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सभी एंगल का सम होता है n-2 क्रॉस 180। यहां पर ये n है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉलीगन आपका हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, डेकागन है, पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा पॉलीगन है? जिसकी जैसे पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, हेक्सागन है 6 साइड है, तो n उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करेगा तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन n साइड के, तो क्या होगा? n इंटू n-3/2। इन फॉर्मूलों को घोट के पी लेना, ठीक है, n इंटू n-3/2। नेक्स्ट देखिए, द मीडियन, या इस टॉपिक से मीन मोड मीडियन, तीनों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बेसिक कंसेप्ट है मैं बता रही हूं आपको। मीडियन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का जब हम मीडियन निकाल रहे हैं तो क्या करना है? जो भी आपके पास डाटा है उस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब सबसे छोटा, फिर उसके बाद आया 22, फिर उससे बड़ा 23, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में 10 है। और आप लिखने से पहले जब ये लिख दिए उसके बाद जरूर काउंट करना कि टोटल नंबर ऑफ टर्म पहले कितनी थी और अब कितने लिखे है। ऐसा ना हो कि कोई नंबर स्किप हो जाए, ठीक है। ये 10 है, ये भी 10 है, मैंने लिख के देख ली। अब क्या करना है? यहां पर अगर n इवन है, यहां पर n इवन है, तो पहले n/2th ऑब्जर्वेशन निकालो। n/2th का मतलब 10/2 5th ऑब्जर्वेशन निकालो। 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 26 आया। अब n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन निकालो, मतलब कि 6th ऑब्जर्वेशन निकालो, 29 आएगा। दोनों को ऐड करो, 26 प्लस 29/2 आएगा 15, 55/2 आएगा। और जब मैं सोल्व करती हूँ 27.5 हमारा आंसर आएगा। अगर बाय द वे यहां तक आ गया समझ में? बाय द वे क्वेश्चन में होता क्या होता कि ऑब्जर्वेशन हमारी क्या हो जाती? और नंबर 9 ही होती तो 4 पहले की छोड़ देते, 4 बाद की छोड़ देते, जो बीच वाला है वो ऑब्जर्वेशन सीधी निकल जाती। इवन है तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, मीडियन। मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ओड है तो जो बीच की टर्म है वो उसकी मीडियन होगी, और अगर इवन है अभी बताया n/2th ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, n/2th प्लस 1 ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। मीडियन ऑफ 3 7 जैसे क्वेश्चन आ जाए इसी तरीके से आपका आएगा। मैंने सोचा 3 मार्क्स है, हमारा स्किप नहीं होना चाहिए कोई भी टॉपिक, तो मैंने सभी टॉपिक को कवर कराने की कोशिश की है। 3 7 x देखिए ये पहले ये डाटा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही मुझे दिख रहा है। टोटल काउंट करिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 है, तो क्या होगी बीच की? 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर, या आप ये कर सकते थे 5 प्लस 1/2th मतलब 3rd ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब इसका मीडियन क्या हुआ? x हुआ, लेकिन स्टेटमेंट में कह रहा है 9 है, इसका मतलब x किसके इक्वल होगा? 9 के इक्वल। समझ में आया? नेक्स्ट आगे आता आपका मोड। मोड का मतलब होता क्या है? देखिए मोड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी आपके पास डाटा गिवन है, आपके पास कोई भी डाटा गिवन है, उसमें कौन सा नंबर ऐसा जो या कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो सबसे ज्यादा बार है। यहां पर देखिए 5 1 2 3 5 इस पूरे डाटा में मुझे सबसे ज्यादा बार दिख रहा है 3 बार, तो जो सबसे ज्यादा बार नंबर दिखेगा उसका मोड वही होगा, उसका मोड वही होगा, ठीक है। अगर फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज हो कि अगर हर नंबर एक बार ही हो तो उसका मोड क्या हो जाएगा? 0, एग्जिस्ट ही नहीं कर, 0 रह जाएगा। समझ में आया?
एक रिलेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसे नोट करेंगे। क्या रिलेशन बताया है? मोड इक्वल टू 3 मीडियन। जो आप अपने एग्जाम से पहले नोटबुक बना रखे उसमें इस रिलेशन को लिख के रखेंगे, ठीक है? एग्जाम से पहले लास्ट मोमेंट पे इसे याद करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डायरेक्ट मीन मोड मीडियन में रिलेशन। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब कई सोच रहे होंगे मीन नहीं बताया। देखो मीन का मतलब एक तरीके से एवरेज ही रहता है, जैसे 2, 6, 9, 17, 5, ये कोई भी ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन निकालना है तो सबको ऐड कर देना। सबको ऐड कर दोगे और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 3, 2, 5, 5 से डिवाइड कर देना। ये क्या निकल के आ जाएगी? मीन निकल के आ जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, ये the angle of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13 है। ऑल एंगल बताने हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप हमेशा ऑप्शन से करेंगे, वो ऑप्शन को टिक कर देना जिनमें सम 180 हो। इस ऑप्शन में सम 180 होगा तो यही आपका आंसर होगा। कई बार क्या 360 होगा, सम वही आंसर होगा। कई बार क्या होता है, दो ऑप्शन में सेम आंसर 360 आ जाए तो फिर आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा। ये 3K, 5K, 9K, रेशियो 13K में आ जाएगा। अब इनका सम करती हूं तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके सभी एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसका मतलब यहां पर जब मैं K निकालती हूं 12 आएगा और K 12 होने से ये एंगल आएगा 36, 50, 108 और 156। मुझे ऑप्शन 2 कंसेक्यूटिव मीन्स एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा है। किसी भी फिगर के, जैसे कोई भी फिगर है, ये रेक्टेंगल है, ये ए ये बी, ये एडजेसेंट एंगल है। ये सी और ये डी, ये एडजेसेंट एंगल है। एंगल ए एंगल सी अपोजिट एंगल है, एंगल बी एंगल डी अपोजिट एंगल है। तो वो कह रहा है दो एडजेसेंट एंगल 1:3 में है, तो 1:3 में है ये। इसका मतलब 1 का मतलब K + 3K, दोनों का सम जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। K 45 आएगा। इसमें मेरे से ऑप्शन गलत लिखे गए, सही कर लेना। K क्या आएगा आपका? 45 डिग्री। नेक्स्ट देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वो क्या कह रही है। वो कह रहे हैं कि निशा 2 वॉशिंग मशीन को सील करती है एट द रेट ऑफ ₹7,315। ऑन द सेलिंग ऑफ 1 वॉशिंग मशीन सी गोट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड ऑन द अदर सी गोट ए लॉस ऑफ 5%। ऑन द होल ट्रांसैक्शन सी गोट हाउ मेनी % ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस वाले हमेशा आप मान के चलो कि पहले 100% उसका सीपी था। अगर पहली वाली वॉशिंग मशीन की बात करती हूँ उसे 10% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब वो 110% में सेल होती है। लेकिन वो कहता है भाई नहीं भाई, मैंने तो एक वॉशिंग मशीन पहले वाली 7,315 में की है। इसका मतलब 1% यहाँ से क्या आता है? 7,315 बाय 110, तो 100% था वॉशिंग मशीन का सीपी। 7315110 क्रॉस 100 आता है, तो ये जाके तुम्हारा 66, ये आता है तेरा आपका 6650। समझ में आया? पहली वाली वॉशिंग मशीन की बात कर ले। अब मैं दूसरी वाली का कहती हूँ, भाई वह कहती हूँ वॉशिंग मशीन का सीपी 100% है। वो कहता है मैं तो इसको 5% के लॉस पे बेचता हूँ, इसका मतलब 95% में बिकी। लेकिन वो कहता है मैंने तो 7315 में बेची, इसका मतलब 1% 7315 अपॉन में 95 आएगा, तो 100% कितने में आएगा? 7315 बाय 99, ये आएगा 7700 में। क्या आएगा? 7700। इसका मतलब वॉशिंग मशीन का टोटल में सीपी देखूं तो क्या पड़ता है? 6650 जमा 7700, ये पड़ता है 0, 5, 7 13, 7 13, 14,350, यही पड़ता है। और वैसे देखो तो कितना पड़ रहा है? से एसपी टोटल कितना पड़ रहा है? 2 0 3 6 14,630। कितने? देखो सीपी इतने का था, 14,630 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसे? 14,630 में से किसको माइनस कर लेना है? 14,350 को 082
280 का प्रॉफिट आया। अब जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो आपका प्रॉफिट कितना निकला 280 अपॉन 7314350 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 1.95% प्रॉफिट। क्या आता है 1.95% प्रॉफिट। देखो कोई फॉर्मूले नहीं लगाना, जैसे कहे एग्जामिनर उसके अकॉर्डिंग चलना, ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं होगी आपकी अगर उसके अकॉर्डिंग चले। आपने जबरदस्ती कुछ किया तो वहां पर आप मार खा जाएंगे। 6 अपॉन y इक्वल टू y बाय 150 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 900 इक्वल टू y स्क्वायर, तो y क्या आएगा यहाँ से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, 2 अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अभी बताया अगर अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के तो इक्वल होंगे। 3x माइनस 2 इक्वल टू 63 माइनस 2x होगा। यहाँ से 5x इक्वल टू 65 आएगा, x बराबर 13 आएगा। दोनों एंगल एक 37 डिग्री बचेगा और ये 63 में से 26 माइनस करेंगे और ये 37। दोनों ही दोनों करने की जरूरत ही नहीं थी। एक 37 है तो अपोजिट एंगल इक्वल है, तो दूसरा ऑब्वियस है 37 ही आना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 की पावर 7, एक नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो का और एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है 2 की पावर 71। आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, जो मिनिमम पावर है उसे बाहर कॉमन लेंगे। एक कंसेक्यूटिव जीरो का मैंने नंबर सिस्टम में कराया हुआ है, अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार आप जाके देख के कर सकते हैं उसे। 1 2 + 1 3 3 + 4 + 8 15। 2 की पावर 71 इंटू 15 आएगा। इसका मतलब इनको 5 और 3 लिख देते हैं। एक 2 और 5 पेयर बना लेगा, लास्ट में 2 की 70 क्रॉस 3 बचा रह जाएगा। ये पेयर बनाते ही क्या आ जाएगा 10 फैक्टर। किसी भी नंबर का अगर 10 ये फैक्टर है तो 10 से हमेशा क्या होगा डिवाइड होगा। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी है, कोई भी मैन है, वो प्लांट कर रहा है 5184 ऑरेंज को और गार्डन, ठीक है, इन हिज गार्डन एंड अरेंज देम। देयर आर एज मैनी रो एज देयर आर ऑरेंज ट्री इन ए रो, हाउ मेनी रो आर देयर इन द गार्डन। तो किस तरीके से वो कह रहा है कि इस तरीके से प्लांट कर रहा है कि जितनी नंबर ऑफ रो है, अगर 3 नंबर ऑफ रो है तो 3 नंबर ऑफ ही कॉलम है, 1 2 3। इसका मतलब अगर m नंबर ऑफ रो है तो m नंबर ऑफ कॉलम है। इसका मतलब टोटल प्लांट कितने होंगे, m क्रॉस है, और वो कह रहा है कितने हैं 5184। ये चीज समझना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको रो बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन है इनको कॉलम बोलते हैं। m क्रॉस m, इसका मतलब m स्क्वायर आएगा आपका 5184। m कितना आएगा यहाँ से 72। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 72। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसका फॉर्मूला करवाने से पहले मैं इसको करा देती हूँ। इसमें यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को आप नोट करना। ये होगा 3 की पावर 1/4। क्या है कि मैंने एक दिन बहुत बड़ी वीडियो भी बना ली, इसलिए वो जिस दिन मैराथन बनाई मैं बड़ी पजल हो गई और लास्ट में मुझे पता चला कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। बड़ा दिमाग खराब हुआ, लेकिन मुझे करनी थी तो फिर मैंने स्पीडली दोबारा बनाई, इसलिए 1 2 छोटी छोटी मिस्टेक हो गई। कोई नहीं, वो सही कर दी। वैसे मैंने 4 3 जार 12, 12 1 जार 13, 13/4 की पावर 4 है, माइनस 9/4 की पावर 4 है। ये आएगा 4 3 जार 13/4 का स्क्वायर है, माइनस 9/4 का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर a4 माइनस b4 है। थोड़ी देर के लिए a4 माइनस b4 को मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लिख लिया, ये लिख लिया। यहाँ से मेरा बनेगा 13/4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर हो गया। ये दूसरे वाला जो फैक्टर आएगा 13/4 का स्क्वायर माइनस 9/4 का स्क्वायर, और ये जो वो होगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर बचेगा 13/4 का स्क्वायर
प्लस 9/4 का स्क्वायर। 1/16 में बाहर कॉमन ले लूंगी, अंदर बचेगा 169 प्लस 25, ये होगा 1/16। 9 5 14, 6 2 8 और 1 9। इसको आप डिवाइड करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। प्लस का स्क्वायर 1/16, वो कह रहा है 12, आई थिंक 12 तो नहीं होगा इसमें, देख मैं बता दूंगी अगर इसमें कुछ होगा, अगर आंसर में कोई मिस्टेक होगी तो मैं बता दूंगी, क्योंकि आंसर यही आने वाला है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं। 194 आप इसे कट कर सकते हो, ये कट होगा 2 से, 2 8 जार 2 9 जार 2 से 7 और 2 से 97/8, आप इसको फ्रैक्शनल में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, -2 की पावर -2 और इसकी पावर -2 है, आपने बताना किसके इक्वल है, तो -2 की पावर -2, फिर से इसके पावर -2, सर और निसिज के फॉर्मूले a की पावर m, इसकी पावर n, a की पावर mn हो जाती है, a की पावर 0 1 हो जाती है। एक और बात जो मैं बताना चाहती हूँ, ये चीज में लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि एक n छोटा सा लिखा रहता है, इसका मतलब a की पावर 1/nth रूट, ये n मिड में लिखा रहता है, इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये n अगर ऐसे छोटा सा ऊपर लिखा रहता है, इसका मतलब भी a की पावर 1/nth रूट है, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा -2 की पावर -2 इंटू -2, -2 की पावर -4 और सॉरी 4 हो जाएगा। -2 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। आपके पास ऑप्शन में मैंने नहीं रखा, 1/16 भी आ सकता है। कई क्या करेंगे, -2 की पावर 4 है भाई, नीचे जाएगा, a की पावर -1 1/a होता है, a की पावर 1 को 1/a नहीं लिखते, ध्यान रखना इस चीज में, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा था, ट्रैफिक लाइट, अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है, कहेगा कि इतने इतने मिनट बाद बेल बजती है, इतने इतने मिनट बाद ट्रैफिक लाइट ऑन होती है, तो अगली बार कब वो ऑन होगी, नेक्स्ट टाइम कब बेल बजेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, हमेशा इनका एलसीएम लेना है। 24, 36 और 54, आप इनका एलसीएम लीजिए। 2 से 12, 2 से 18, 2 से 27, 2 से 6, 2 से 9, 2 से 27, 3 से 2, 3 से 3, 3 से 9, 3 से 2, 3 से 1, 3 से 3। यहाँ पर जब मैं इनका एलसीएम लेती हूँ तो आता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3। आपका 2 3 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, 72 और ये आएगा 216। इसका मतलब 216 सेकंड बाद आपकी ट्रैफिक लाइट फिर से एक साथ चेंज हो जाएगी। अब देखिए 16 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 से डिवाइड करती हूँ, 6 3 6 86 30, इसका मतलब 3 मिनट 36 सेकंड बाद वो फिर से एक साथ चेंज होगी। अब कितने बजे वो चेंज हुई थी, वो 10:15 पे चेंज हुई थी। अब इसमें 3 मिनट 36 ऐड करेंगे तो 10 18 36 AM पर वो दोबारा से चेंज होगी, ठीक है। जब वो कह दे एक बैल इतने, 2 बैल 3 बैल इतने बार रिंग हुई थी, तो नेक्स्ट टाइम वो कब होगी, आपको एलसीएम निकालना है, जो टाइम पहले था उसमें उस टाइम को ऐड कर देना एलसीएम वाले को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइड बाय। तो ऐसे क्वेश्चनों में भी हमेशा आप एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, आपको लीव्स ट्रू एज रिमाइंडर, तो आपको 3 5 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। 2 से 3 5 4 6, 2 से 3 5 2 3, 3 से 1 5 1 2 1, ये एलसीएम आएगा। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, 120। क्या आया,
120। अब आपको क्या करना है, इन सब नंबरों को 120 से डिवाइड करके देख लेना है, जिसमें लास्ट में रिमाइंडर 2 बचेगा डिवाइड करने के बाद, क्योंकि इसका मतलब है जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा वो हर हाल में 120 के प्लस 2 की फॉर्म में होगा, मीन्स 2 रिमाइंडर बचेगा। 120 के का मतलब है हर हाल में वो नंबर जो है वो 120 का मल्टीपल होगा, मीन्स 120 से डिवाइड होने के बाद 2। तो इसका आंसर देखो लास्ट में 2 दिख रहा है, तो ऑब्वियस है यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। डिवाइड करके देख लेना। नेक्स्ट देखिए, बेल है एक साथ बज रही है 11 बजे, उसके बाद 20, 30 और 40 मिनट के इंटरवल पर बजेगी, वो नेक्स्ट टाइम फिर से कब बजेगी। सेम वही क्वेश्चन है, आप एलसीएम लेंगे, उसके बाद मुझे सोल्व करके बताएंगे, ठीक है। एवरेज ऑफ m numbers is n square, that of n number is n square, then the, देखिए m नंबर का एवरेज n स्क्वायर है, n नंबर का एवरेज m स्क्वायर है, m स्क्वायर है, ये सही कर लेना। m का एवरेज n स्क्वायर है, तो टोटल ऑफ m नंबर कितना आएगा आपके पास, m n स्क्वायर। इसी तरीके से n नंबर का एवरेज टोटल ऑफ n नंबर्स का क्या आएगा मेरे पास, n m स्क्वायर। अब टोटल कर दीजिए, m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर आएगा, दोनों का आ गया टोटल। अब यहाँ पर वैसे नंबर देखे टोटल कितने हैं, m प्लस n, तो जो टोटल नंबर है उनसे डिवाइड कर दीजिए। m n कॉमन आ गया, अंदर m प्लस n बाय m प्लस n बचा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, m n। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वूज बेस इज 16 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड कितनी है, ईच इक्वल साइड इज 9 सेंटीमीटर। कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका बेस कितना है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और इक्वल साइड कितनी है, 9। हमेशा जब आइसोसेलेस हो तो ये एक हाइट से ये परपेंडिकुलर डाल लेना, जो ये परपेंडिकुलर होगा ये इसे मिड साइड में मीडियन में डिवाइड करेगा इक्वल 2 पार्टों में, ये आपकी h होगी, ये आपकी h होगी, क्योंकि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 b क्रॉस h निकालते हैं। मैं h कैसे निकालूंगी, ये 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। 9 का जब मैं स्क्वायर करती हूँ बोथ साइड, यहाँ पर बेस का स्क्वायर है तो अंडर रूट मत लगाइए आप, ठीक है, ये मत लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा 81 इक्वल टू 64 प्लस h स्क्वायर। यहाँ से h का स्क्वायर मेरा आएगा, 4 गए 7 और ये 6, h आएगा अंडर रूट 17 आ गया। फॉर्मूला बताया मैंने 1/2, बेस कितना है मेरा 16, हाइट कितनी है मेरी अंडर रूट 17, 2 8 जा और मेरा आंसर क्या आ जाएगा 8 अंडर रूट 17। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, द प्राइस ऑफ पल्सेज इंक्रीज बाय 30%, हाउ मच percent should Nalini reduce her consumption of pulses so that her expenditure on pulses does not increase। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैंने क्या बताया है ये करा चुकी हूं वैसे मैं, वो कह रहा है प्राइस 10, हमें पता है किसी भी चीज की कंजप्शन खर्च किसके इक्वल होता है, कितनी कंजप्शन हो रही है और किस रेट से हो रही है, कितनी खपत है और कितना रेट है उसका। यहाँ पर कह रहा है प्राइस 30% इंक्रीज हो गए, मीन 100 से 30 इंक्रीज हो गए। वो कह रहा है खपत में कितनी कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये पहले वाली खपत है, ये नई वाली खपत है। खर्च हर बार सेम है, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी सेम होगी। इसका मतलब सी ओड क्रॉस 100 किसके इक्वल है, सी न्यू क्रॉस 130। यहाँ से आपका सी ओड बाय सी न्यू क्या आ जाएगा 130/100। इसका मतलब जहां पहले 130 की खपत थी अब 100 किलो की खपत है। कितने का चेंज आया 30। जो चेंज होता है वो हमेशा ओरिजिनल पर होता है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर लोगे 300 अपॉन में 13% की कमी कर देगी। समझ में आया किस तरीके से आपको इन सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है।
On reducing the market price of a table by 8%, then the table is कितने की बिक्री है? 4600 की मार्केट प्राइस बताने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी टेबल अगर पहले 100% की थी, 8% कम कर दिया, 92% 4600 के बराबर हुआ, 1% 4600 में 92 हुआ। आप इसको डिवाइड करेंगे 50 आएगा, 100% 5000 आएगा। समझ में आया? तो मैंने कहा कि आपको कोई फॉर्मूले याद नहीं करने, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री बहुत फॉर्मूले हैं। आप यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ वैसे कि 11 और 10 क्या है? 11 ऑरेंज बोट फॉर 11 ऑरेंज 10 रुपए में खरीदी जाती है, 10 आएगा, और 10 ऑरेंज 11 रुपए में बेची जाती है, तो वो कहेगा कि खर्च बताइए। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 21%। जब वो कहे 9 रुपए में 8 खरीदी जाती है, 8 में 9, तो हमेशा 9 8 8 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो माइनस किया उसी से डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चंस है। 1 minute is 10 second is how many percent of half an hour? 1 minute 10 second आपको पूछा हाफ एन आवर, टाइम किसका पूछा है? जब भी कंपैरिजन करते हैं, परसेंटेज का मतलब एक तरीके से कंपैरिजन ही है, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। ये ना हो एक जगह आर की बात कर रहा है, एक जगह मिनट की। आप एक काम करिए, 1 minute 10 second, 1 minute का मतलब 60, 10 second 10, 70 सेकेंड हुआ। हाफ एन आवर, 1 घंटे में 3600 हुए, तो हाफ एन आवर में 1800 सेकेंड हुए। 70 बाय 1800 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 70 बाय 18 और 3.89% इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर इंक्रीज फ्रॉम 250 टू 315, परसेंटेज इंक्रीज पूछी है, तो क्या लगाएंगे? 250 से 350 इंक्रीज हुई है, कितना? 315, 250, 5, 11 में से 65 बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, 650 बाय 25% आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेना, 130, ठीक है, हाँ, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 26%। नेक्स्ट देखिए, if two number are respectively 12 into 1 by 2%, 25% more than the third number, then the first number is what percent of the second number? मैंने बताया कि हमेशा 100 मानना है, लेकिन इस क्वेश्चन में जब मैं 100 मान रही हूं तो आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे आप मान लोगे कि थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? 80। तो फर्स्ट नंबर 12 दूनी 24, 25/2 गुना 80 कितना आ जाएगा? 12 से 1/2% है, तो गुना 80 में 100, यही होगा। जब आप इसको सोल्व करोगे, 2 से 40 और ये 4 20, इसका मतलब 80 जमा 20 100 हुआ फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर 25% ज्यादा है, 25% का मतलब 1/4 ऑफ 80 कितना आ जाएगा? 10 आएगा भैया। 80 जमा 10 90, 10 आ रहा है सोल्व करने के ना, 40 10। फर्स्ट नंबर 90 आया और दूसरा नंबर 20 ज्यादा है, मतलब 100 आया। अगर थर्ड नंबर 80 है तो सेकंड नंबर 100 है और आपका फर्स्ट नंबर 90 है। वो पूछ रहा है फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। किससे पूछ रहा है? जिससे परसेंटेज पूछे उसे नीचे लेना है, मल्टीप्लाई बाय 100। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 90%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, करने हैं आपको, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। वो कह रहा है 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो रहे हैं, एक कैंडिडेट 14,000 वोटों से जीत जाता है बाय गेटिंग 60% ऑफ टोटल वोट कास्ट। जितने वोट पड़ते हैं उनका 60% लेके जीत जाता है। इसका मतलब जीत, और अगर वो 60,000 वोटों से जीत जाता है, आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ वोट रिसीव बाय विनिंग कैंडिडेट। 60% जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 40%। यही होगा। जीत और हार का अंतर कितना है? 20%। वैसे देखें तो कितने हजार वोटों के अंतर से जीता? 14,000 से। 1% क्या होगा? 14,000 बटे में 20 होगा। यहां से 27,000 और आपका 100% कितना आ जाएगा? जब
उसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ वोट रिसीव्ड बाय विनिंग कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट को 60% मिले, 60% का मतलब 42,000 रुपए वोट मिले। समझ में आया? हमेशा 100 मानोगे, कभी मिस्टेक नहीं होगी। दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होते हैं, एक कैंडिडेट 52% ऑफ टोटल वैलिड वोट का मिलता है, 25% ऑफ द टोटल वोट्स वर इनवैलिड। जो उसके बाद वो क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ वोट गिवन है, हाउ मेनी वैलिड वोट डिड द अदर कैंडिडेट गेट। तो कैसे करेंगे यहां पर देखिए, सॉरी, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन है, मैंने कहा टोटल 100 यूनिट वोट डले। अब वो कह रहा है 25% इनवैलिड हो गए, इसका मतलब 75 यूनिट वोट वैलिड थे। ये क्या है, आपके वैलिड वोट है। समझ में आया यहां तक? अब नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि जीतने वाले को क्या हुआ, 52% मिले वैलिड वोट के, 52% मिले ऑफ वैलिड वोट के 75 के। समझ में आया? यहां पर देखिए टोटल वोट कितने थे, 8400, 84 के 100 के इक्वल था, तो 1 यूनिट किसके इक्वल आएगा, 84। तो 75 यूनिट किसके इक्वल आएगा, 84 मल्टीप्लाई बाय 75। अब यहां पर करके देख लीजिए जल्दी से, ये आएगा 2 8 56 57 58 0 8 2 10 6300। इसका मतलब जीतने वाले को 52% ऑफ 6300 मिले हैं। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, हारने वाले को देखिए कितने मिलेंगे, जीतने वाले को 52 मिले, तो हारने वाले को इसमें से घटाइए 48% ऑफ 6300। भाई वैलिड का ही तो मिलेगा, 52% इसका इसको मिल गया। तो हाँ, यहाँ पे ये देखना कि ये जो हमने दोबारा से वैलिड वोट को 100 माना है, आप ये मत कर देना कि उस 100 को सोच लो। 52% ऑफ 6300 इसको मिल गए, तो हारने वाले को इसका 48% मिलेगा। समझ में आया? तो अब वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी वैलिड वोट डिड द अदर कैंडिडेट। तो अदर कैंडिडेट के निकाल लें, 48 बाय 100 क्रॉस 6300 करोगे तो आई थिंक इसका आंसर 3024 आएगा। समझ में आया क्या आंसर आएगा? यहाँ पर बस ये चीज ध्यान रखना कि किसको किसका वोट कह रहा है, वैलिड का कह रहा है, टोटल का कह रहा है, कितने लोग वोट डालने गए, कितने लोग वोट डालने नहीं गए। नेक्स्ट देखिए, कोई एग्जाम होता है, 42% कैंडिडेट मैथ्स में फेल होते हैं, 52% इंग्लिश में फेल होते हैं, 17% हैव फेल इन बोथ दी सब्जेक्ट, 46 कैंडिडेट हैव पास इन बोथ दी सब्जेक्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे, सिर्फ वेन डायग्राम से करेंगे। ये देखिए, जितने सब्जेक्ट है उतने सर्कल बना लो। वो कह रहा है 42 मैथ्स में फेल हो गए, 52% इंग्लिश में फेल हो गए, 17% हैव फेल इन बोथ दी सब्जेक्ट। अगर 17% दोनों सब्जेक्टों में फेल हो गई, ये रहे। अब देखना, मेरे हिसाब से ये जो 17 है ये इस वाले में भी इंक्लूड है, इस वाले में भी इंक्लूड है, दोनों में। मैं एक में इंक्लूड कर लेती हूँ, 42 में कर लिया। अब जो 52 में 17 वाला पार्ट है माइनस कर देती हूँ, कर दिया। टोटल कितना आ जाएगा, 94 माइनस 17 क्या आ जाएगा, 67। यही आएगा 77, सॉरी 77। अब टोटल 100% स्टूडेंट थे, 77% फेल हो गए, तो 23% पास स्टूडेंट बचे। लेकिन वो कह रहे हैं मेरे पास तो 46 थे, इसका मतलब 1%, 46 बाय 23 आया, कितना आया, 2 आया, तो 100% 200 आएगा। समझ में आया? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 200 थे। नेक्स्ट देखना, संदीप स्कोर करता है 36% किसी एग्जाम को पास करने के लिए, लेकिन 24 नंबरों से फेल हो रहा है। और वो देखो, जब भी स्कोर की बात आएगा ऐसे लाइन डिवाइड कर लेना। ये वो लाइन है कि इसको पार कर गया वो बच्चा पास कहलाएगा, जो इससे नीचे रह गया वो क्या कहलाएगा, फेल कहलाएगा। संदीप कोई बच्चा है, वो 36% स्कोर करना है उसे पास होने के लिए, लेकिन वो 24% स्कोर करता है, और 9 नंबर और मिल जाते तो वो 36 के इक्वल हो जाता। यही हो जाता। इसका मतलब 24% प्लस में 9 किसके इक्वल है, 36 के % के इक्वल है। यहाँ से 12%
9 के इक्वल आएगा 1%, 9/12 और 100% मार्क्स होते हैं। सोल्व कर लोगे? ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। 3 3 9 75 आएगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, मैं करा देती हूं। क्या है कि ऐसा क्वेश्चन कुछ आ जाए, पहले एक बार मैं फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के लिख देती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे मेरे साथ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड वन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। फोर्थ वन फॉर्मूला है कि a प्लस बी की क्यूब, वो फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। फोर्थ वन फॉर्मूला होगा a माइनस बी की क्यूब, a माइनस बी की क्यूब, वो फॉर्मूला होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। एक फॉर्मूला होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी अगर माइनस है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो पहले में माइनस आ गया पूरे में, और a क्यूब प्लस बी क्यूब हुआ तो यहाँ पर a प्लस बी ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आएगा और सब जगह प्लस रहेगा। एक और फॉर्मूला, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। एक कौन सा फॉर्मूला, इफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू प्लस, अभी बताया भी था, प्लस आर पी कुछ भी है तो ये किसके इक्वल होता है, 1/2 p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का स्क्वायर। समझ में आया? इन फॉर्मूलों को एक बार आप नोट कर लेना, ठीक है, इनको आप नोट कर लेना, ये जरूरी है याद करने, क्योंकि एग्जाम में यूज हो सकते हैं। अभी जैसे ही कर लोगे, नेक्स्ट देखना। अभी मेरा ये क्वेश्चन है तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन ही है ये, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। तो हमारे पास मैं क्या करती हूँ, मैं क्यूबिक बोथ साइड कर देती हूँ। ये आता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये आता है 3 इंटू एक्स प्लस क्रॉस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। आ गया यहाँ तक। x प्लस 1/x 2 cos थीटा के इक्वल होता है, यहाँ पर 2 cos थीटा की क्यूब आ जाता है ये मेरा, और यहाँ पर आ जाता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x की जगह मैं 2 cos थीटा लिख लेती हूँ। यहाँ से मेरा 8 cos क्यूब थीटा आ जाता है, ये मेरा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये मेरा 3 2 6 cos थीटा आ जाता है। मैं इसको इधर ले जाती हूँ, 8 cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos थीटा, मेरा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ जाता है। ये 4 मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ, ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा आ जाता है। और ये आपको मैं बता दूं किसका फॉर्मूला बनता है, ये वाला, ये फॉर्मूला मेरा बनता है cos 3 थीटा का। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाता है, करेक्ट हो जाता है। कल मैं टीजीटी और पीजीटी, क्योंकि उनका 11 का एग्जाम है, मैं टीजीटी पीजीटी के लिए लीनियर, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, आपके उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री, जो भी हमारे अलजेब्रा जो भी रहेंगे, उससे 10-10 हम सेट वाइज 10-10 क्वेश्चन करेंगे कि एक लास्ट मिनट हम रिवाइज कर पाए अपने सिलेबस को। और जो जिनका 10 का एग्जाम है उसके लिए ऑल दी बेस्ट। जो भी इन दोनों वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 सारा कवर करके चले जाना, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। एग्जाम इजी ही आएगा, बस ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी है। कोशिश करना कि ऑप्शन के थ्रू आप एग्जाम को सोल्व करें, वहां से देखिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद आज के लिए।